हेलो दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे संसद चैप्टर एम लक्ष्मीकांत बुक जो 22 नंबर का है पार्लियामेंट। उसका फर्स्ट पार्ट हम पूरा देख चुके थे। इंट्रोडक्शन, संसद का गठन कैसे होता है, दोनों सदनों की क्या संरचना होती है, राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की चुनाव प्रणाली क्या होती है, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली होती है कि प्रादेशिक चुनाव चुनाव प्रणाली होती है। तो प्रादेशिक होती है लोकसभा की। दोनों सदनों की क्या अवधि होती है, संसद की सदस्यता कैसे ली जाती है और उसे किस तरह नरहर मतलब सदस्यता समाप्त की जा सकती है उसकी दल बदल कानून द्वारा या फिर किसी अन्य अयोग्यता के कारण। स्थानों पर रिक्त होना, किस किस कारण से स्थान रिक्त हो सकते हैं, इस्तीफा की वजह से, असामयिक मौत या फिर और दो ऐसे एक साथ दो जगह उसे चुन लिया जाता है सांसद, तो एक जगह उसको रिक्त करना होता है उन कारणों से। वेतन भत्ते, उनके क्या वेतन क्या भत्ते होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पार्ट फर्स्ट वो कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में। और पार्ट सेकंड के भी कुछ पॉइंट हम कर चुके थे उसमें, जैसे संसद के पीठासीन अधिकारी ये हो गया था। संसद का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन होता है, राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति। तो लोकसभा अध्यक्ष हम पढ़ चुके थे और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी हम पढ़ चुके थे। तो उसके बाद और लोकसभा के सभापतियों की तालिका, ये हमारे लास्ट पॉइंट था। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति, उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति, संसद का सचिवालय, संसद में नेता, इसमें सदन का नेता पीएम होता है, विपक्ष का नेता वो कौन होता है, फिर व्हीप क्या होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो पार्ट सेकंड में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पार्ट थर्ड तक हम कवर कर पाएँ इसी पार्ट के अंदर। तो एक ही क्लास में आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष तक है। तो अब हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष के बाद राज्यसभा का सभापति। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट है सामयिक अध्यक्ष, उसके 3-4 लाइन है वो आपको पढ़ देता हूँ मैं। तो सामयिक अध्यक्ष क्या होता है, संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष की समान ही शक्तियाँ प्राप्त होती है। वह नई नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद खुद समाप्त हो जाता है, अतः यह पद अल्पकालिक होता है, अब कम समय के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये सामयिक अध्यक्ष पद इसलिए लाना पड़ा क्योंकि उसका कार्यकाल है वो उसके साथ ही जो लोकसभा का कार्यकाल है और अध्यक्ष का कार्यकाल है उसके साथ उसका विघटन हो जाता है फिर। लेकिन जो नई सरकार चुनी जाती है तो उनको शपथ कौन दिलवाए, तो उनको शपथ को दिलवाने के लिए राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष चुनता है, जिससे जो नए जो संसद में सांसद आए हैं चुनकर उनको शपथ दिलवाए। इसके बाद शपथ दिलवा दी जाएगी सांसद की, सांसद अपने उस पर बैठेंगे, फिर जो सामयिक अध्यक्ष जो चुना है राष्ट्रपति उसकी मदद से नया अध्यक्ष और सांसद आपस में वो मतदान करके एक एक अपना लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेंगे। तो ये सामयिक अध्यक्ष एक छोटी सी कड़ी है दो सरकारों को बीच को कनेक्ट करने की। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अपना जो मुख्य पॉइंट है राज्यसभा का सभापति वो हम देखते हैं। तो राज्यसभा का सभापति है, उसके बारे में हम जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति, वैसे आप थोड़ा थोड़ा वैसे भी जानते होंगे कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का सब पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता। इसका कहने का जब उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति
के तौर पर कार्य करता है तो वो सभापति नहीं रह जाता। उसको फिर किसी कार्यभार किसी और को सौंपना होता है उस टाइम। राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विशेष शक्तियां होती हैं जो सभापति के पास नहीं होती। तो पहली जो अलग शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पास, वो है लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसका निर्णय अंतिम होता है। तो ये पहली शक्ति है, लोकसभा अध्यक्ष तय कर सकता है कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दूसरी जो शक्ति है अलग लोकसभा अध्यक्ष के पास, वो है संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी, वही होता है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक जब होती है तो उसका अध्यक्ष जो होता है वो पीठासीन अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो वही संचालित करता है संयुक्त बैठक को। अध्यक्ष के विपरीत सदन का सदस्य होता है, मतलब अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष है वो सदन का सदस्य नहीं होता, वो मत नहीं देता। वो तभी देता है जब निर्णायक मत की स्थिति हो, मतलब बराबर मत हो ना, तभी वो अपना मत देता है, जबकि सभापति सदन का सदस्य होता है। परंतु अध्यक्ष की तरह सभापति पहली बार मत तो सभापति भी नहीं दे सकता, मतदार होने के विषय में मत दे सकता है। जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, मतलब उसको सभापति पद से हटाने का संकल्प उस राज्यसभा के अंदर चल रहा हो, मतलब मतदान वगैरह वोटिंग वगैरह प्रक्रिया स्टार्ट हो गई हो, तो वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होता। हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। जबकि लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत दे सकता है अगर उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। तो ये एक दो चीज़ अलग है थोड़ी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के बीच में, वो यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है थोड़ी सी। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहनी चाह रही लाइन है, आप प्रॉपर एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन और भत्ते भी संसद निर्धारित करती है। तो अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन वो भी कौन? संसद निर्धारित करती है, जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा से कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। मतलब वो राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करता है तो वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे वो उसका जो वेतन है उस तरह से नहीं मिलता, उसको राष्ट्रपति की सैलरी ही का पार्ट मिलेगा उसको, मतलब उसके नियम कानून के तौर पर मिलेगा राष्ट्रपति की सैलरी था। सभापति के रूप में उसको सैलरी नहीं मिलती फिर, ठीक है, बनी दो ही दिन काम कर। अब पढ़ेंगे राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति, तो राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना उपसभापति चुनती है। जब किसी कारण से उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नया उपसभापति चुन लेते हैं। उपसभापति अपना पद निम्नलिखित 3 में से किसी कारण से छोड़ता है। यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, तो राज्यसभा का जो सभापति और उसके जैसे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, ऐसे राज्यसभा सभापति उपसभापति, तो जब वो बाई चांस जो राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो या पर कभी किसी कारण से जो राज्यसभा का सभापति है उसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़े, तो फिर राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी है वो राज्यसभा का उपसभापति उसका कार्यभार संभालता है। तो वो है, तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नया सदस्य चुन लेते हैं और उपसभापति अपना पद निम्नलिखित 3 में से किसी कारण छोड़ सकता है। यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा सौंप दे, यदि राज्यसभा में बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है। उपसभापति सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति के रूप में कार्य करता है। सभापति की अनुपस्थिति में भी वह बतौर सभापति कार्य करता है। दोनों ही मामलों में उसके पास सभापति की सारी शक्तियां होती हैं। इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता। अपन को ऐसा लगता है कि सभापति उपसभापति ऐसे उसके अंडर कार्य कर रहा है सभापति, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट राज्यसभा के प्रति जवाबदेह होता है, ना कि सभापति के प्रति। तो सभापति की तरह ही उपसभापति भी सदन की कार्रवाई के दौरान पहले मत नहीं दे सकता। दोनों ओर से बराबर वोट पड़ने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्रवाई में पीठासीन नहीं होगा, भले ही वह सदन में उपस्थित हो।
जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है। वह बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान की स्थिति में मत भी दे सकता है। सभापति की तरह ही उपसभापति भी नियमित वेतन एवं भत्तों का अधिकारी होता है। उसे संसद द्वारा तय किया गया वेतन भत्ता मिलता है, जिसका भुगतान भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका। तो राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति उसके सदस्यों के बीच से उपसभापति को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा के नियम सभापति इसके सदस्यों के बीच से मतलब राज्यसभा के सदस्यों के बीच से उपसभापति को मनोनीत करता है। सभापति एवं उपसभापति सभापति एवं उपसभापति की अनुपस्थिति में इनमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। मतलब दोनों में से कोई भी एब्सेंट है तो दूसरा उसकी अध्यक्षता करेगा ना भाई सदन की। उस समय उसे सभापति की समान अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब पैनल में से कोई उपसभापति भी उपस्थित न हो तो दूसरा व्यक्ति जिसे सदन ने निर्धारित किया हो बतौर सभापति कार्य करता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पैनल का सदस्य उस कार्रवाई का संचालन नहीं कर सकता जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होता है। इस समय यह सभापति का दायित्व होता है कि वह उपसभापति की नियुक्ति करे। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए जितना जल्द से जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। अब हम पढ़ेंगे संसद का सचिवालय। बहुत सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं। आप एक बार मेरे साथ या तो किताब साथ में रख लो या फिर मेरे बाद में आप एक बार रीडिंग लगा लेना। साथ में पूरा प्रॉपर समझ आ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है एक दो लाइन थोड़ा आपका डाउट रह जाए बाई चांस, तो आप लगाओगे। बहुत सिंपल चीज़ें आराम से समझ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे संसद का सचिवालय। तो संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है। यद्यपि इनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान हैं, उनकी भर्ती एवं सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। दोनों सदनों के सचिवालय का मुख्य महासचिव होता है। वह स्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संसद में नेता। तो संसद में जो नेता होता है, एक होता है सदन का नेता, एक होता है विपक्ष का नेता। तो सदन का नेता है वो पढ़ने जा रहे हैं, वैसे पीएम होता है सदन का नेता। आप हल्की सी जानकारी इतनी सी आपको होगी पहले से ही। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री। यदि वह लोकसभा सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह मंत्री होता है, और राज्यसभा का सदस्य भी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह सदनीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और उसे उपनेता मनोनीत करने का अधिकार है। इसी तरह का कार्यकारी अमेरिका में बहुमत नेता के रूप में जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे विपक्ष का नेता। ये तो हो गया सदन का नेता, प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत राज्यसभा में कोई मंत्री, वो राज्यसभा कार्यभार संभालता है ना। तो ये अब हम पढ़ेंगे विपक्ष का नेता कौन होता है। संसद के दोनों सदनों में से एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10% के करीब होने चाहिए। तो विपक्षी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके कुल सदस्यों के 1/10 हिस्से उसके पार्टी में हो, तो वो फिर सबसे बड़ी पार्टी होती है। इतनी संख्या पर ही इसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिल सकती है। तो उसका जो नेता होता है विपक्षी पार्टी का, जिसके 1/10 सदस्य से ज़्यादा हैं सांसद, तो उसके नेता को विपक्ष का नेता हम कहेंगे। जो इस टाइम कांग्रेस का है मल्लिकार्जुन खड़गे। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। इसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। इसलिए लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली। उसे वेतन भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती हैं। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। इसी तरह के कार्य वाले को अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी संस्था है जिसे शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है और अपने सदस्यों को मंत्रियों के भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है।
तो ब्रिटिश जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर शैडो कैबिनेट होती है, जो कि विपक्षी दलों वाला सरकार के साथ मतलब जैसे सरकार के अंदर कैबिनेट होती है उसी तरह विपक्षी दल की अपनी कैबिनेट होगी। मतलब उसकी छाया कैबिनेट होती है, जो कि वहाँ पे भी शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री ये सब चुने जाते हैं और वो सरकार के मंत्रियों के साथ मिलकर कार्य करते हैं ताकि जब सरकार चेंज हो जाए तो उनको पूरा अनुभव हो और प्रशासन संभालने में बहुत आसानी हो इस कारण। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में जब सरकार चेंज होती है तो प्रशासन ही संभालता है सारी चीज़ें, और जब उनके धीरे-धीरे उनको 6 महीने साल भर में अनुभव होता है कार्यों का, जो भी कार्य है जिम्मेदारी, क्योंकि एक एक्सपर्ट तो नहीं होते ना सारी चीज़ें, क्योंकि कोई नया सांसद आ गया उसको नया मंत्री बना दिया तो उसको डिपार्टमेंट का नाम तो होगा नहीं, संभालेंगे वो आईएएस वगैरह। तो उसको धीरे-धीरे 5-6 महीने में अनुभव हो जाता है, फिर वो अपने डिसीजन अच्छी तरह ले ले सकता है। इसलिए आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। वह मंत्री के स्तर का होता है जिसे सरकार वेतन देती है। अब पढ़ेंगे व्हीप सचेतक। यद्यपि सदन के नेता एवं विपक्ष के नेता का पद संविधान में उल्लेखित नहीं है, फिर भी उन्हें सदन के नियम एवं संसदीय संविधि में क्रमशः उल्लेखित किया गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का, चाहे वे सत्ता में हो या विपक्ष में, संसद में अपना व्हिप होता है। उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, तो हम पढ़ रहे हैं व्हिप, जिसकी जिम्मेदारी क्या होती है, वह अपने पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दे के पक्ष या खिलाफ पार्टी का सहयोग करे। वह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है। सदस्यों के लिए माना जाता है कि वे व्हिप के निर्देशों का पालन करेंगे, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। संसद के सत्र। तो संसद के सत्र आहूत करना कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे उनमें स्थगन होता है, कैसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जा सकती है, और फिर सत्रावसान कैसे होता है और विघटन कैसे होता है। ये सब चीज़ संसद के सत्र के बारे में, ये जो मेन पॉइंट है वो स्टार्ट करना, स्थगन करना, सत्रावसान, विघटन और गणपूर्ति क्या होती है, सदन में मतदान कैसे होता है। तो सत्र से संबंधित जो भी बातें हैं, संसद में कौन सी भाषा में बातें की जाती है, वहाँ पे किस किस भाषा में बात रखी जा सकती है संसद सत्र के दौरान, मंत्री व महान्यायाधीश के क्या अधिकार होते हैं, डेमलक सत्र क्या होता है। तो ये संसद के सत्र के पार्ट हैं छोटे छोटे से, जो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आहूत करना। इस संसद के सत्र को आहूत करना मतलब स्टार्ट करना या फिर सभा में उपस्थित होने का आदेश देना। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने का बजट सत्र हो गया, क्योंकि अप्रैल के आसपास लगभग सभी राज्य सरकारों के बजट आ जाते हैं। और केंद्र सरकार का फरवरी से मई में बजट सत्र होता है। दूसरा है मानसून सत्र, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून की छुट्टी मान लो आप, फिर दोबारा हो जाता है मानसून सत्र। बरसात का टाइम हो जाता है तो मानसून सत्र, वैसे याद रह जाएगा आपको। वो होता है जुलाई से सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का। फिर होता है शीतकालीन सत्र, फिर सितंबर अक्टूबर में छुट्टी मान लो, फिर नवंबर से दिसंबर, तो और नवंबर दिसंबर हो गया शीतकालीन सत्र। फिर दोबारा जनवरी की छुट्टी मान लो, फिर फरवरी से मई, वो 4 महीने। तो छुट्टी 3 महीने की मान लो आप, एक तो जनवरी की हो गई, एक जून की हो गई, और एक अक्टूबर की हो गई, ठीक है। तो ये है, तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान या लोकसभा के मामले में विघटन के मध्य की समाप्ति है। सत्र के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य समयावधि को अवकाश कहते हैं। तो दोनों, जब बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच में जो समयावधि है उसे अवकाश कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन स्थगन। संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर के भोजन के बाद 2 बजे से 6 बजे तक।
तो 2 बैठकें होती हैं, एक मॉर्निंग की 11 से 1 और दोपहर फिर 1 से 2 छुट्टी मान लो खाने-पीने के लिए और भोजन करने के बाद 2 से 6 बजे तक। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित किया जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगत। अनिश्चित काल के लिए स्थगत का अभिप्राय ये है कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाना। दूसरे शब्दों में, वह सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, तो उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कहते हैं। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति को होती है। वह स्थगन दिन या समय पहले भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है या अनिश्चित काल के लिए स्थगन के उपरांत किसी भी समय। अब नेक्स्ट जो बिंदु है वो सत्रावसान कि सत्र का एंड कैसे होता है। पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति जो भी है पीठासीन अधिकारी, सदन लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और राज्यसभा के अंदर सभापति सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। सदन के स्थगन एवं सत्रावसान में अंतर को तालिका संबंध 22.1 में दर्शाया गया है। तो इसके अंदर कोई तालिका है 22.1, वो अब तो स्थगन और सत्रावसान में क्या अंतर होता है वो हम ये तालिका से देख लेते हैं। तो स्थगन में होता है यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, न कि सत्र को। तो ये तो हो गया स्थगन कि एक बैठक समाप्त कर दी, सत्र समाप्त नहीं किया पूरा भाई। तो सत्रावसान में यह न केवल बल्कि ये बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त कर देता है। सत्रावसान स्थगन यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है और सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्थगन यह किसी विधेयक या सदनीय विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता है, क्योंकि वही काम दोबारा होने वाली बैठकों में किया जा सकता है। सत्रावसान यह किसी भी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बचे हुए कामों के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। तो ये भी नहीं डालता विधेयक पर असर तो, लेकिन नया नोटिस देना पड़ता है अगले सत्र के लिए। ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त होने जाते हैं। तो ये है। और फिर थे विघटन। एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती, सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है। सत्रावसान के विपरीत विघटन विद्यमान सभा के जीवन काल को समाप्त कर देता है। सत्रावसान के विपरीत विघटन विद्यमान सभा के जीवन काल को ही समाप्त कर देता है और इसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। लोकसभा को 2 कारणों से विघटित किया जा सकता है। पहला कारण स्वयं विघटित हो जाए, जब इसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, या वह काल पूरा हो जाए जब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो। नंबर 2, जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले, जिसे लेने के लिए वह प्राधिकृत है। अपनी सामान्य कालावधि से पूर्व सदन का विघटन अपरिवर्तनीय विघटन है। जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। यद्यपि जिन लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते। मतलब लोकसभा ने कोई आश्वासन दे रखा है किसानों को या फिर किसी भी मामले में, तो उससे संबंध समिति जो उसको पूरा करने के लिए कार्य कर रही होती है वो विघटित नहीं होती, सिर्फ लोकसभा विघटित होती है। नई सरकार में वो कार्य होते रहते हैं। तो होता है ना कई मामलों में लोकसभा के प्रधानमंत्री या फिर कोई मंत्री आता है, आश्वासन देके जाता है कि ये कार्य हो जाएगा। जब जनता में कोई आंदोलन या फिर किसी कारण से बहुत ज़रूरी हो जाती है चीज़ें, तो आश्वासन देना पड़ता है। तो वो सब कार्य चलते रहते हैं, बस सिर्फ लोकसभा विघटित होती है, उसमें नए सदस्य के आ जाते हैं फिर। तो नंबर 1, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते। समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति होती है। पहला है विचाराधीन विधेयक, जो लोकसभा में है, चाहे लोकसभा में रखे गए हों या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हों। नंबर 2, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। लोकसभा में पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन है तो वो विधेयक समाप्त हो जाता है। नंबर 3, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित नहीं हुआ हो
और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होता। तो अगर किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाई हो, ऐसा विधेयक वो कंटिन्यू रहता है नेक्स्ट सरकार तक, वो खत्म नहीं होता। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो, समाप्त नहीं होता। राज्यसभा में विचाराधीन है लेकिन लोकसभा ने पारित नहीं किया हो। ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो, जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता। नंबर 6, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त नहीं होता। अब पढ़ते हैं गणपूर्ति या कोरम। तो हम पार्ट 2 तो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो हम पिछली क्लास में कर चुके थे, लेकिन जो पार्ट 2 क्लास बन रही है इसके अंदर हम सभापति, उपसभापति, संसद का सचिवालय, संसद के नेता, सदन का नेता, विपक्ष का नेता, व्हिप, ये हम कर चुके हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं जो संसद के सत्र, उसको स्टार्ट करना, आहूत करना, स्थगन, सत्रावसान, विघटन, ये हम अभी देख चुके हैं जस्ट। और अब हम देखने जा रहे हैं गणपूर्ति, कोरम और सदन में मतदान और भाषा। तो गणपूर्ति और कोरम को देखते हैं हम। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10 हिस्सा होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य, मतलब 550 सदस्य है ना लोकसभा के अंदर, तो 1/10 कर लो आप, 55 सदस्य आएंगे, तो 55 सदस्य तो होने ही चाहिए लोकसभा के अंदर। नहीं तो वो अगर गणपूर्ति कोरम ही नहीं होगा तो वो लोकसभा उस दिन आपको स्थगन देना पड़ेगा, जब तक इतने सदस्य कम से कम नहीं हो जाते मतलब उस दिन कार्रवाई नहीं की जा सकती लोकसभा के अंदर। तो वह प्रत्येक सदस्य में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10 हिस्सा होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई कार्य करना है, लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य एवं राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करे। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो वह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करे। अब हम पढ़ेंगे सदन में मतदान। सभी मामलों पर सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पीठासीन अधिकारी के अलावा निर्णय लिया जाता है। संविधान में उल्लेखित कुछ विशिष्ट मामलों जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, संविधान संशोधन कार्रवाई, पीठासीन अधिकारियों को हटाना आदि में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। सदन का पीठासीन अधिकारी पहले प्रयास में मत नहीं देता है, लेकिन मत बराबर होने की दशा में वह मतदान कर सकता है। सदन की कार्रवाई किसी अनाधिकृत मतदान या भागीदारी या इसकी सदस्यता में किसी रिक्त के बावजूद वैध हो गई। अब देखते हैं हम संसद में भाषा, जिसके अंदर आपने वो सीरीज देखी हो श्याम बेनेगल की संविधान की, 10 पार्ट है उसके आप देखना, टाइम मिले तो आपको उसके अंदर देखना। पार्ट 7 के अंदर संसद के अंदर जो भाषा चुनी गई है हिंदी और इंग्लिश, उस पर कितनी बहस हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई थी उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ था। उस टाइम तो संविधान निर्मात्री सभा है उनके बीच, उनके सदस्यों के बीच। तो संसद में भाषा, संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्रवाई की भाषा घोषित की है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। दोनों ही सदनों में समानांतर रूप से अनुवाद की व्यवस्था है। तथापि यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने की तिथि के 15 वर्षों बाद अंग्रेजी स्वयं समाप्त हो जाएगी। यह तिथि 1965 थी। वैसे राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। तो देखो बहुत गर्मा गर्मी हुई थी तब ये फैसला हुआ था कि 15 वर्षों तक ही चलेगी अंग्रेजी, इसके बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन अपने दक्षिण भारत है, वहाँ पे तो हिंदी बहुत मतलब जहाँ मतलब कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल क्या मतलब समझ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं।
तो उनकी डिमांड के अनुसार 15 वर्षों तक स्वीकार की गई थी, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी यूनिवर्सल भाषा है तो इस वजह से उसको अभी भी बरकरार रखे हुए है। और बिना अंग्रेजी की तो अब आप देख रहे हो यूपीएससी में अंग्रेजी मतलब सुनते ही होंगे आप कि अंग्रेजी के माध्यम से अधिकतम सिलेक्शन होता है। तो अब पढ़ेंगे मंत्रियों एवं महान न्यायवादी के अधिकार। तो सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को इस बात का अधिकार होता है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, ये सदन की किसी समिति जिसके वे सदस्य हैं की बैठक या कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, लेकिन मतदान के अधिकार बिना मतदान नहीं दे सकता महान्यायवादी। इस संवैधानिक उपबंध के पृष्ठभूमि में दो कारण हैं। पहला, एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। उसी तरह एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ यह उल्लेखित है कि कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मात्र 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। तो ये तो है मंत्री एवं महान्यायवादी के अधिकार। अब हम नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है लेम डक सत्र उसे देखते हैं। यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते लेम डक कहलाता है। तो ये लास्ट सत्र होता है, मतलब जो लोग नए सत्र में नहीं वापस नहीं आ पाते तो उनके लिए ये लास्ट एक मीटिंग समझ लो आप, तो उसे लेम डक सत्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संसदीय कार्यवाही के साधन कि संसदीय कार्यवाही किस किस तरह से होती है, किस किस चरणों से गुजरती है। तो इसमें प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, इसमें प्रस्ताव बिल लाया जाता है, इसमें और प्रस्ताव कई तरह के हैं, कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, अनियत प्रस्ताव, अनियत प्रस्ताव, औचित्य प्रश्न, फिर आधे घंटे की बहस होती है, अल्पकालिक चर्चा होती है, सरकारी विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है और क्या संकल्प लिया जाता है, युवा संसद क्या होती है, मतलब तो सदन की जो कार्रवाई है वो किस तरह होती है वो हम इस टॉपिक के हम जानेंगे और इन बिंदुओं के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नकाल। तो हम देख रहे हैं प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। जो तारांकित प्रश्न हैं उनका उत्तर मुँह से देना होता है मंत्री को और इसके बाद काउंटर क्वेश्चन पूछा जाता है संसद के सदस्य द्वारा। दूसरी ओर अतारांकित प्रश्न के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो अतारांकित जो उसमें लिखित रिपोर्ट देते हैं आईएएस वगैरह, जिसने भी अतारांकित प्रश्न पूछा हो उसके बारे में, तो काउंटर क्वेश्चन पूछना इसमें आवश्यक नहीं है। अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है, तो 10 दिन पहले ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इसके बाद वो मंत्री जो है वो संसद के अंदर अपना जवाब दे देता है। तो 10 दिन पहले नोटिस देना होता है। अब पढ़ेंगे हम शून्यकाल। तो पहला घंटा आप समझ गए प्रश्नकाल का, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न। अब हम देख रहे हैं शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और उससे सदन के नियमित कार्य के कार्यक्रम के साथ किया जाता है।
और इसे सदन के नियमित कार्य के कार्यक्रम के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह नवसार भारत की देन है तथा यह वर्ष 1962 से जारी है। प्रस्ताव लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके देता है। सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए लाए गए प्रस्तावों की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं: महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थापना प्रस्ताव, पूरक प्रस्ताव। महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आदि शामिल है। स्थापना प्रस्ताव यह वह प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। पूरक प्रस्ताव यह ऐसा प्रस्ताव है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता। इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। इसकी 3 श्रेणियां होती है। सहायक प्रस्ताव इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन में इस्तेमाल किया जाता है। स्थान लेने वाला प्रस्ताव इसे वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में लाया जाता है और यह उस मामले का स्थान लेने के लिए लाया जाता है। यह मूल प्रस्ताव के केवल भाग को परिवर्तित या स्थान लेने के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव तो हम प्रस्ताव में महत्वपूर्ण, स्थापन, पूरक प्रस्ताव को देख चुके हैं। अब देखेंगे कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव में 4 प्रस्ताव हैं: साधारण, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती, गिलोटिन प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव जो है, यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। सामान्यतः 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। साधारण कटौती यह वह प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है। इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाए। घटकों में कटौती इस मामले में किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है। वाद विवाद में इस भाग पर पूर्ण के रूप में चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। कंगारू कटौती इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। गिलोटिन प्रस्ताव जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। अब हम देखेंगे विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सभी तथ्यों को प्रकट नहीं कर या गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 से अस्तित्व में है। शून्यकाल से विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है। निंदा प्रस्ताव बनाम अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव तो अभी हमने देखा गिलोटिन प्रस्ताव। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो इस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। अब हम देख लेते हैं निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर है। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है।
निंदा प्रस्ताव। यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव। यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 से अस्तित्व में है। शून्यकाल से विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है। स्थगन प्रस्ताव। यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती है। सदन की कार्रवाई के लिए स्थगन प्रस्ताव की निम्न सीमाएं भी है। इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को ही उठाया जा सकता है जो कि निश्चित, तथ्यात्मक, अत्यंत जरूरी एवं लोक महत्व के हो। इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जा सकता है, न कि साधारण महत्व के विषय को। इसके माध्यम से विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता है। इसके माध्यम से ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है जो न्यायालय में विचाराधीन हो। इसे किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषय को पुनः उठाने